नमस्कार। नर्मदेहर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा धर्म और अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र भी है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। नर्मदा नदी अपने तटों पर संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखे हुए है हजारों लाखों वर्षों से। और नर्मदा के तटों पर बड़े बड़े संतों ने, मुनियों ने यहाँ पर तप करके देवत्व की प्राप्ति की है और ये जो सिलसिला है अभी भी जारी है। वर्तमान की अगर बात करें तो संत दादा गुरु लगातार चर्चाओं में है और जो संत दादा गुरु हैं उन्होंने तकरीबन 3.5 वर्षों से अन्न नहीं ग्रहण किया है, न ही फ्रूट फल, न ही जूस और न ही दूध, और सिर्फ नर्मदा पर वो पूरी तरह से आधारित है। उसके पीछे उनका एक बड़ा पावन उद्देश्य है कि नर्मदा और नर्मदा की दूसरी सहायक नदियां और जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनका संरक्षण करना। इसके लिए बाकायदा उन्होंने नर्मदा मिशन की भी स्थापना की है। और ख़ास बात यह है कि दादा गुरु न सिर्फ निराहार हैं बल्कि साथ ही साथ लगातार वो पैदल भ्रमण भी कर रहे हैं, नर्मदा की परिक्रमा भी वो कर रहे हैं। अभी वर्तमान में वो तीसरी परिक्रमा जो है नर्मदा की वो पूरी करने जा रहे हैं। अभी उनकी परिक्रमा जारी है और नर्मदा मिशन से लगातार शुरू से ही जो साथ में जुड़े रहे हैं दादा गुरु के स्नेह पात्र नीलेश रावल जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है नर्मदेहर। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नर्मदा मिशन की जो स्थापना हुई है उसके पीछे उद्देश्य क्या है? सुमन भाई, जो नर्मदा मिशन के प्रेरणा स्रोत हैं दादा गुरु, उनका पूरा जीवन मां नर्मदा को समर्पित है। वो केवल और केवल मां नर्मदा के शुद्धिकरण, संरक्षण और मां नर्मदा के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिपादित करने के लिए संकल्पित है या दृढ़ संकल्पित है। नर्मदा मिशन की स्थापना इन्हीं उद्देश्यों के जमीनी क्रियान्वयन हेतु की गई। अच्छा, वो लगातार ये भी कहते रहे हैं कि जो नर्मदा को जीवित इकाई घोषित किया जाए और इसको लेकर लगातार उन्होंने सरकार से मांग भी की थी। और नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के लिए आप लोग नर्मदा मिशन हाई कोर्ट की भी शरण गया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सुमन भाई, हम पहली बार जब हमने हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की थी वो मां नर्मदा में सीधे मूर्ति विसर्जन को लेकर के फाइल की थी, जिसमें जस्टिस लाहौटी का निर्णय आया और बाद में ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक माइलस्टोन बना कि कोई भी मूर्ति विसर्जन सीधे नदी में नहीं होगा। ये पहली पिटीशन थी। दूसरी वर्तमान में हमारी अंडर प्रोसेस है पिटीशन, जो हाई कोर्ट में लगी हुई है। मां नर्मदा के दोनों तरफ 300 मीटर तक का क्षेत्र संरक्षित करना। मूलतः इसमें हमारी पिटीशन बहुत सिंपल है कि जो एनजीटी, भारत सरकार या अलग अलग सरकारी विभागों का जो मापदंड है, हम चाहते हैं कि सरकार उसका अनुपालन करके उसको क्रियान्वित कर दे। एनजीटी की गाइडलाइन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है कि नदी के 300 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो रिपेरियन जोन कहलाता है। वो नदी का अपना एक इकोसिस्टम बनाए रखने या डेवलप करने के लिए काम आता है। वहाँ पे किसी भी तरह का जो कंस्ट्रक्शंस है वो उस नदी के पूरे इकोसिस्टम को डैमेज करता है, ख़राब करता है, ख़त्म करता है। वो एरिया सुरक्षित हो, वहाँ कंस्ट्रक्शन प्रतिबंधित हो और सरकार अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन करे, यही हमारी पिटीशन है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो आपने बताया कि नदी जो है अपने आसपास का जो उसका क्षेत्र होता है वहाँ से खुद को रिचार्ज करती है। मतलब अगर जो दलदली जो ज़मीन है वो नदी के लिए एक तरह से कहना चाहिए कि रिचार्ज सेंटर होता है और वही खतरे में है। चारों तरफ जो है नदियों के किनारे जो है अतिक्रमण हो रहे हैं और कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। हाँ बताएं। जैसे मां नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है। 12 करोड़ तो मानव है, इसके अलावा कितने जीव जंतु, पशु पक्षी, इसकी तो कोई गिनती नहीं। तो इतनी जीवित इकाइयों की जीवन रेखा मां नर्मदा है। ऐसे ही मां नर्मदा की जीवन रेखा उसके दोनों तरफ का रिपेरियन जोन है। मां नर्मदा जो है वो गंगा की तरह ग्लेशियर पिघलने से नहीं बनती। मां नर्मदा का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये हमें समझना पड़ेगा। मां नर्मदा का कंस्ट्रक्शन, इसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ और अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस जो मां नर्मदा में आके मिलते हैं, इससे मां नर्मदा बनती है और आगे बढ़ती है। लगभग 140 से ज़्यादा सहायक नदियाँ पुराने समय में मां नर्मदा में मिलती थी, जिसका हमने पूरी शक्ति से विनाश करके अब उनमें से केवल 40 सहायक नदियाँ बची हैं, बाकी लगभग सारी की सारी विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसे ही दोनों तरफ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसने भी 60% से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर जो नर्मदा में आता था वो लगभग बंद कर दिया और तेज़ी से उसको बंद करते चले जा रहे हैं। तो गंगा जी की समस्या जल का शुद्धिकरण और शुद्धिकरण है। माँ नर्मदा के तो अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह है, क्योंकि जब ये जल ही नहीं रहेगा तो अपने आप अस्तित्व पर प्रश्न रह जाएगा।
काफ़ी गंभीर मामला है ये कि जो 140 सहायक नदियां थी जिनसे मिलकर नर्मदा इस बड़े रूप में सामने आती है, उनमें से मात्र सिर्फ 40 नदियां बची हैं। खतरे की घंटी है मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए और पूरे जीव जगत के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सरस्वती का जो हस्र हुआ है वो नर्मदा का भी हो। तो दादा गुरु का ये जो उद्देश्य है अपने आप में बहुत ही कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण है और लोगों को जुड़ना चाहिए। और जो लगातार नीलेश रावल जी और उनकी टीम दादा गुरु के सानिध्य में ये जो काम कर रही है 100% ये तारीफ के काबिल है। और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार ये जो है आपका अभियान जारी रहेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात, गंभीर बात ये भी है कि जो दूषित नाले हैं वो भी लगातार नर्मदा में जो है मिल रहे हैं। दूषित नाले भी नर्मदा में लगातार मिल रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी सरकार ने पहल की है। बहुत सारी जगह वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने लग गई है सरकार। कुछ लग गए हैं, कुछ लग रहे हैं, कुछ चालू होने हैं। पर ये भी एक बहुत एक डेंजरस वो है, क्योंकि जो नालों में अपशिष्ट बह के आता है उसमें बहुत सारा केमिकल और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो नदी में मिल करके नदी के पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस कर देता है। इसलिए उनका प्रतिबंधित होना बहुत आवश्यक है। हालांकि सरकार इस विषय में गंभीर है, बहुत सारे उपाय कर रही है, पर शायद उन उपायों में और अधिक गति लाने की आवश्यकता है। इकोसिस्टम की अगर बात करें तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो है जलीय पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं और ये जो सब मिलकर नदी को वास्तविक में नदी का रूप देते हैं। नदी जो है अपने आप में एक इकाई है जिसके अंदर ये सारे लोग, जो सारे तत्व समाहित हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा और भी है अवैध रेत उत्खनन का, क्योंकि कहते हैं कि रेत जो है प्राण होती है किसी भी नदी की और फिल्टर करती है पानी को। नर्मदा से भी अनुपातहीन मात्रा में रेत का उत्खनन हो रहा है। तो नर्मदा मिशन दादा गुरु की तरफ से भी क्या पहल की गई है इसके लिए? हमने इसमें जन जागरण करने से लेके सरकार को इस विषय में अवगत कराने से लेकर के जो प्रयास संभव हो सकते हैं वो सारे किए। हमने पूरे नर्मदा पे एक समग्र प्रयास किया है, चाहे वो रेत उत्खनन हो, चाहे दूषित नाले मिलने की बात हो, चाहे आसपास के रिपेयरिंग जोन को सुरक्षित करने की बात हो, चाहे नर्मदा जी के चारों तरफ वृक्षारोपण करके नर्मदा के तटों को मजबूत करने की बात हो, चाहे नर्मदा में मिलने वाली सहायक नदियों को जीवित या पुनर्जीवित करने की बात हो। हम ये पूरे सारे समग्र प्रयास कर रहे हैं। इसके विषय में हम सारी चीज़ों से सरकार को भी अवगत करा चुके हैं। अलग अलग शहरों में नर्मदा मिशन की अलग अलग टीमें हैं जो अलग अलग स्तर पर इस पर काम भी कर रही हैं और प्रयास भी कर रही हैं। दादा गुरु की अगर बात करें तो दादा गुरु ने जो स्थापना की थी नर्मदा मिशन की, क्या उसका यही उद्देश्य था? निश्चित तौर पर नर्मदा मिशन का विशुद्ध तौर पर केवल और केवल माँ नर्मदा के शुद्धिकरण, संरक्षण और माँ नर्मदा की महिमा और महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना, यही नर्मदा मिशन का मूल उद्देश्य है। एक बात और है कि जो महाव्रत है पूरी तरह से निराहार हैं वो कई वर्षों से, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? वो एक जागरण करना चाहते हैं इस व्रत के माध्यम से, पूरे संसार को, सरकार को, आम आदमियों को, सबको जागृत करना चाहते हैं कि जल और नदियां ही हमारा जीवन है। ये है तो हमारा कल है, ये नहीं है तो हमारा कोई कल नहीं है। इसके लिए एक जन जागरण का माध्यम है ये निराहार व्रत। आज निश्चित तौर पर 1400 दिन से अधिक हो गए सुमन भाई, उन्होंने माँ नर्मदा के जल के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं किया। और ये केवल मुँह जबानी नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, इनने मिलकर एक संयुक्त तौर पर दादा गुरु के ऊपर एक शोध की। दादा गुरु को 7 दिन तक मेडिकल कॉलेज में रखा गया। उनकी पूरी दिन की एक्टिविटी, उनके क्रियाकलाप, उनका ब्लड टेस्ट, उनका यूरिन टेस्ट, उनके बीपी, उनका ब्रेन मैपिंग, सब कुछ किया गया। और ये समझने की कोशिश करी कि उनके शरीर में ऐसी क्या क्रिया प्रक्रियाएँ हैं जिनकी वजह से केवल और केवल वो माँ नर्मदा के जल के सहारे ही जीवित रह पा रहे हैं। और इतनी हाई एक्टिविटी, मतलब भरी गर्मी में, नौतपा में सिर्फ जल के सहारे वो 45 किलोमीटर चल रहे थे। वर्तमान में भी उनकी तीसरी निराहार परिक्रमा चल रही है, जिसमें वो सुबह एक बार जल पीकर निकलते हैं, फिर परिक्रमा के दरमियान वो जल भी नहीं लेते, परिक्रमा समाप्त होने के बाद ही जल लेते हैं। और औसत वो रोज 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलते हैं। एक बात और कही जाती है कि ना उनका अपना कोई आश्रम है और ना ही उनका कोई बैंक बैलेंस, उस पर बताएंगे कुछ? ना उनका आश्रम है, ना बैंक बैलेंस है, ना उनके पास कोई भौतिक वस्तु है। इवन जिन्होंने अपने स्वयं के कपड़ों का भी त्याग किया हुआ है, तो उनके पास कुछ होने का वैसे भी प्रश्न नहीं उठता। बहुत सारे लोग आए हमसे संपर्क करने कि हम आश्रम के लिए ज़मीन दान देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, जितने की ज़मीन है ना उतने पैसे के पेड़ लगा दो, ज़मीन मत दो।
या कोई वहाँ दान देने आता है या कोई उनसे संपर्क करके कहता है कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो वो सेवा में एक ही बात कहते हैं कि तुम 100 वृक्ष लगा देना, तुम 10 वृक्ष लगा देना, तुम और सेवा करना चाहते हो तुम 1100 वृक्ष लगा देना। यही उनकी तरफ से सेवा है और यही वो दान लेते हैं लोगों से। तो एक ऐसा संत जिसने अपने पास ना आश्रम बनाया, ना ही कोई बैंक बैलेंस है, ना ही उसके पास कोई वस्त्र है, ना ही कोई वाहन है, और पूरी तरह से समाज को समर्पित, पूरी तरह से पर्यावरण को समर्पित, और एक ऐसा अभियान जो अगर सफल होता है तो उससे मानव जाति का भला होगा। अगर हम देखें कोरोना काल के बाद हमने महसूस किया है पानी का महत्व, ऑक्सीजन का महत्व, हमारे लिए प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है, और शायद इसीलिए उन्होंने नारा दिया है कि नदी है तो सदी है, और यहाँ पर बंदगी करिए, गंदगी न करिए। तो लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं, और लड़ाई भी कानूनी जो स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है वो भी कर रहे हैं। एक ऐसा संत जो दूसरों के लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, प्रकृति के लिए कर रहा है, लोगों को लगातार संदेश दे रहा है कि कुदरत के करीब आएं। आज हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं और ज़रूरत है ऐसे संतों के पीछे चलने की, उन्हें ताकत देने की और उनका आशीर्वाद लेने की, ताकि नर्मदा जैसी तमाम दूसरी सहायक नदियाँ और जो पारंपरिक जल स्रोत हैं वो संरक्षित हों। और ज़रूरत है नीलेश रावल जी जैसे लोगों को साथ देने की और नर्मदा मिशन के साथ जुड़ने की। आज के इस कार्यक्रम में यही तक, लेकिन आने वाले समय में हम आपके साथ कुछ और अच्छी बातों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।